हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आज हमारा 7th एमसीक्यू है। इससे पहले भी मैं 6 क्लासेस ले चुकी हूँ जिनमें मैंने हर क्लास में 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वो इससे पहले के 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह रही है। हमें बताना है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एक डिमेरिट क्या रहा है, एक कमी क्या रही है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को किस कारण से सही नहीं माना जाता है, वो एक कारण हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस। परीक्षणों को बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किया जा सकता। थर्ड, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस एबिलिटी। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। फोर्थ, they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. वे बड़े पैमाने पर मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए सही है, कि मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इस कारण से सही नहीं माना जाता। वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कहा जाता है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयर फॉर बायस्ड, कि ये बायस्ड है, ये किसी एक कल्चर के ऊपर बनाया जाता है। मतलब ये और सारे कल्चर्स और लोगों के रहन सहन को ध्यान में रख के नहीं, किसी एक कल्चर को ध्यान में रख के इस एग्जाम को प्रिपेयर किया जाता है, इस टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमें बताना है कि आरटीई 2009 में जो लागू हुआ उसके अकॉर्डिंग स्पेशल नीड के लिए मतलब क्या, स्पेशल नीड वाले बच्चे जो है उन लोगों के लिए क्या लाया गया ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शंस है एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट। घर पर अपने माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करना। सेकेंड, इन स्पेशल स्कूल क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम। विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूल में। ओके, थर्ड ऑप्शन है इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। समावेशी शिक्षा सेटअप में उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के प्रावधानों के साथ। फोर्थ ऑप्शन इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करें। ओके, तो आरटीई 2009 क्या था? आरटीई 2009 जो है, आरटीई 2009 क्या लेके आया था? आरटीई 2009 सर्व शिक्षा अभियान, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में उसने बात किया था और उसने 3 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की थी और 6 to 18 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की थी। ठीक है, तो स्पेशल वाले बच्चों के लिए ये 6 to 18 है और नॉर्मल बच्चों के लिए 3 to 14। बट ये मतलब ये एजुकेशन मिलनी ही चाहिए बच्चों को। इस एजुकेशन को देने में अगर पेरेंट्स भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें भी जेल की सलाखों तक ले जाने तक का नियम लागू किया गया था। ठीक है, तो आरटी 2009 ये रेगुलेशन है और इसमें क्या है, जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उन लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की गई थी।
इसका ऑप्शन सी ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जहां पर बच्चों के नीड्स के अनुसार उन्हें फैसिलिटी दी जाती है। बच्चे के अगर वीक बच्चा है तो उनको वीक बच्चे को वो फैसिलिटी दी जाएगी कि वो नॉर्मल बच्चों जितना पढ़ सके, नॉर्मल बच्चों जितना समझ सके, ऐसी फैसिलिटी उसे प्रोवाइड की जाएगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में लागू भी किया गया था और फैसिलिटी भी दी गई थी। ठीक है, तो 2009 में बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्पेशल एंड नॉर्मल बच्चे, हर बच्चों को इंक्लूड किया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, Sarita's teacher engaged her in a number of group activities such as group discussion, group projects, etc. Which learning dimension is her teacher following? सरिता की शिक्षिका उसे कई सामूहिक गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि में लगाती है। उसकी शिक्षिका किस शिक्षण आयाम का अनुसरण कर रही है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सरिता की एक टीचर है जो कि बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी में सरिता को लगा रही है, उसको ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे रही है, मीन्स कि ग्रुप में ज्यादा शामिल करके उसको सिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो किस तरीके की लर्निंग कराने की कोशिश कर रही है? ऑप्शंस है लर्निंग थ्रू रिएक्शंस, मनोरंजन के माध्यम से सिखाना, ऑप्शन बी लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, भाषा निर्देशित शिक्षा, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। बताइए, ग्रुप में सिखा रही है ना? ग्रुप में हम कैसे कैसे सीखते हैं? सोशल जब हम होते हैं उसके बाद हम सीखते हैं। तो यहाँ पे सोशल, देखिए इसमें ऑप्शन में सोशल एक्टिविटी के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटीज का ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड enriching it implies। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्ष अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम ईवीएस के थ्रू बच्चे का नॉलेज कैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों का नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड से वो जुड़ रहा है। तो ऑप्शंस हैं linking textbook to global environmental issues and concerns, पाठ्य पुस्तकों को वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं से जोड़ना, whole school approach, पूरे स्कूल दृष्टिकोण, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, पाठ्यक्रम से परे जा रहे हैं, फोर्थ गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से परे जा रहे हैं। देखिए, जब हम बच्चे को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक से बाहर जाके, टेक्स्ट बुक से आगे जाके हम बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ईवीएस मेन क्या फोकस करता है? लर्निंग बाय डूइंग। ओके, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है ईवीएस। ठीक है, एक्टिव लर्निंग की बात करता है। तो ईवीएस में हम क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको बाहर की चीजों के एग्जाम्पल के थ्रू सिखाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एनरिचिंग बोल रहे हैं ना, मीन्स कि हम उसको उसके नॉलेज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईवीएस में हम क्या करते हैं? गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से बाहर जाके उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं ईवीएस में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, सुषमा wants her student to be aware for conservation of tree. Which one of the following is the most suitable strategy to do so? सुषमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी वृक्ष के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है?
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुषमा एक टीचर है जो कि चाहती है कि बच्चे ना पेड़ के प्रति बिल्कुल जागरूक रहे, पेड़ों को काटे ना, पेड़ के लिए बिल्कुल उनके अंदर सेंसिटिव फीलिंग होनी चाहिए, उनके अंदर भावनाएं होनी चाहिए पेड़ पौधों के प्रति। तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी कि बच्चे पेड़ के प्रति उनकी भावनाएं जुड़े। ठीक है, इसके लिए उसको क्या एक्टिविटी करवाना पड़ेगा बच्चों को, ये हमें बताना है। फर्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, पोस्टर मेकिंग, पोस्टर बनाना, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट द नर्चर अ प्लांट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसका पालन पोषण करने में मदद करना, कंडक्टिंग ए डिबेट इन क्लासरूम, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करना। देखिए हम ऑप्शंस को ऐसे चेक करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन करके बच्चा क्या सीखेगा कि पेड़ को क्या जरूरत है, पेड़ को हमें कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन करके तो बच्चे बस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग भी एक एक्टिविटी है, इसमें बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट। देखिए ये ऑप्शन हमें कुछ सही लग रहा है, इसको अभी क्रॉस नहीं करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंडक्टिंग ए डिबेट इन क्लासरूम, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करना। ये देखिए फिर से यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, अभी फिर हमने लास्ट में डिबेट की बात कर दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट। जब बच्चे अपने आप से एक प्लांट लगाएंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे, या फिर प्लांट लगाएंगे या फिर किसी प्लांट की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेंगे, तब बच्चों को पता चलेगा कि प्लांट के बारे में वो भी जागरूक हो पाएंगे और उनकी भावनाएं जुड़ेंगी। जब वो खुद से उसकी सेवा करेंगे, खुद से उसमें वाटरिंग करेंगे, तो फिर वो उन फीलिंग के साथ जुड़ेंगे ना प्लांट के। अगर उसको उसके लीव्स सूखेंगी या कुछ भी होगा तो उसको भावनात्मक उसका जुड़ाव हो जाएगा प्लांट के साथ। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कैसी भाषा हम यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो है फर्स्ट ऑप्शन है शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। सेकंड, शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए। थर्ड, शुड बी ट्रेस एंड डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, बच्चों के लिए समझने के लिए कठिन और कठिन होना चाहिए। शुड बी फॉर्मलाइज्ड एंड emphasize ऑन definitions, परिभाषाओं पर जोर देने के साथ औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। तो बताइए ईवीएस की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए हमारी। ईवीएस की टेक्स्ट बुक जब तक हमारे सामान्य लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, जब तक हमें टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद हमारा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, हमें लैंग्वेज क्लियर समझ में नहीं आएगी, तब तक बच्चे क्या उसको सीख नहीं पाएंगे, है ना। बच्चे जब तक लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, जितना इजी लैंग्वेज वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अगर वैसी लैंग्वेज ईवीएस के बुक में नहीं होगी तो बच्चों का उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों के हर दिन के लैंग्वेज के जैसा इजी लैंग्वेज ईवीएस की बुक में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इन लर्नर्स, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा देता है। मैपिंग, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि मैपिंग से हम बच्चों में क्या डेवलपमेंट लेके आते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है अगर हम बच्चों को मैपिंग स्किल सिखाते हैं। तो ऑप्शंस है कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशंस, गणना और अनुमान लगाना, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल, पैमाने के अनुसार ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, संप्रेक्षण स्थिति
और अभिविन्यास के बारे में विचार। लास्ट, नीट ड्राइंग। नीट ड्राइंग, नीट ड्राइंग मीन्स कि साफ ड्राइंग करना सिखा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। जब बच्चा खुद से मैप ड्रॉ करेगा तो उसे क्या पता चल जाएगा? उसे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, वो एक अनुमान लगा पाएगा पोजीशन और ओरिएंटेशन की, दूरी कितनी कितनी कहाँ से कहाँ दूरी है, और संभावनाओं को समझ पाएगा। संभावनाएं वो अपने दिमाग में शामिल कर पाएगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी हो सकती है, हम यहाँ जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं। इस तरीके का आइडिया बच्चे को लगने लगेगा जब हम उसे मैपिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मैं और वीडियोस के ऊपर काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। Stories and poem can be effectively used in teaching of EVS at primary level. The main purpose of using them in EVS is to प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ईवीएस में इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईवीएस में हम कहानी को अगर ऐड करते हैं, कहानी के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसके पीछे हमारी की क्या सोच होती है, इसके पीछे हम क्या सोचते हैं, हम कहानी को क्यों इंक्लूड करते हैं ईवीएस में, ठीक है, हमारा क्या पर्पस होता है कहानी को ईवीएस की बुक में इंक्लूड करने का। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। बी, मेक लेसन्स इंजॉयबल, पाठ को सुखद बनाए। प्रमोट लिंग्विस्टिक स्किल, भाषाई कौशल को बढ़ावा देना। फोर्थ, कैटर टू डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कक्षा में विविधता को पूरा करें। तो बताइए 8 का सही ऑप्शन क्या रहेगा? जब हम स्टोरी पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और जब बच्चे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं तो क्या होता है, उनकी लैंग्वेज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं भी जानता तो वो स्टोरी के थ्रू लैंग्वेज को इजीली सीख पाता है, ठीक है। वो उनका लैंग्वेजेस क्या करता है, प्रमोट लैंग्विस्टिक स्किल। क्या प्रमोट करता है? लैंग्विस्टिक स्किल, लैंग्वेज को प्रमोट करता है। और क्या करता है? मीनिंगफुल लर्निंग को मीनिंगफुल एंड जॉयफुल बनाता है, ठीक है। क्या करता है? जॉयफुल बनाता है, क्योंकि स्टोरीज बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं ना, तो स्टोरीज के थ्रू वो एंजॉय भी करते हैं और लर्न भी कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1st and 2nd. The most appropriate reason for this, NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश नहीं की। इसका सबसे उपयुक्त कारण देखिए, एनसीएफ 2000 एंड एनसीएफ 2005 ये दोनों ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने ईवीएस को इंक्लूड एजुकेशन में इंक्लूड करने की बात की थी, और इन लोगों ने ईवीएस के थ्रू बच्चों को इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब आसपास के चीज़ों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की बात की थी, ठीक है। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों से सिखाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इंक्लूड किया गया था उनके सिलेबस में, ठीक है। तो वो सबसे पहले इंक्लूड एनसीएफ 2000 ने किया था, एंड एनसीएफ 2005 ने क्या किया था कि ईवीएस में की कोई भी फर्स्ट और सेकंड क्लास की कोई बुक रिकमेंड नहीं की थी, ठीक है।
इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? ऑप्शंस है ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, ईवीएस केवल तीसरी कक्षा के लिए है, ऑप्शन डी लर्नर इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट रीड एंड राइट, कक्षा 1 और 2 में शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, प्रसंगित शिक्षण के माहौल प्रदान करने के लिए, टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा किस लिए किया गया था? ताकि टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, बच्चे को हमें इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए कि उन्हें जो है इजी इन्वायरमेंट के थ्रू बच्चे लर्न कर पाए। ठीक है, इसलिए कोई टेक्स्ट बुक ना लगा के उन्हें इन्वायरमेंट के थ्रू लर्न करने को प्रोत्साहित किया था एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, एनसीएफ 2000 ने ईवीएस को सिलेबस में इंक्लूड किया था एंड 2005 ने क्या किया था, कोई बुक नहीं प्रमोट करके उन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंट के थ्रू बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश की जाए। ठीक है, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, हमें कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया था एनसीएफ 2005 ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हमें बताना है नहीं है, इसमें नॉट पूछा गया है। तो नॉट वाले क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जब हम नॉट को इग्नोर कर देते हैं। ओके, हमें इसमें बताना है कि ईवीएस में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में ईवीएस में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो शामिल किया गया था? ओके, फर्स्ट है लर्निंग इन क्लासरूम मस्ट बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कक्षा के सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड, टीचर मस्ट इंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, शिक्षकों को कक्षा में सही अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। अगर इस तरीके का कुछ ऑप्शन होता है ना आपके पास कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन टीचर को मेंटेन करना चाहिए, तो ये आप सबसे पहले रॉन्ग कर दें। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस कभी भी ना गलत होते हैं। तो ये ऑप्शन कभी भी ना, हमें ऐसे डिसिप्लिन वाले ऑप्शंस कभी भी नहीं चलते टीचिंग में। ओके, टीचर कभी भी फोर्सफुली बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। ओके, चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। ओके, बच्चे को हम क्वेश्चन पूछने का मौका जरूर देते हैं, जब तक बच्चा क्वेश्चन करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो ये ऑप्शन ज्यादातर चांस होते हैं कि ये ठीक हो। ओके, उसके बाद चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू एक्सप्लोर देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ओके, हम ईवीएस में क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं, अपने बिल्कुल आसपास के इन्वायरमेंट से सीखने का मौका दे रहे हैं। तो हमें इसमें क्या बताना था, नॉट नॉट बताना था। और नॉट में एक यही हमारे पास ऑप्शन है जो कि नॉट के लिए बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा सही है इसमें। ठीक है, टीचर कभी भी बच्चे को डिसिप्लिन या फिर स्ट्रिक्टनेस या फिर पिटाई इन सारी चीजों से दूर रख के पढ़ाता है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। हमने आज के 10 क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिले आपको। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।